एक पत्नी ने अपने पति के कम से कम 15-16 टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद, हत्या करने के बाद, उन टुकड़ों को, शव के जो टुकड़े थे उनको एक ड्रम में डाला। ड्रम में डालने के बाद उसमें सीमेंट डाल के उसे जमा भी दिया। जमाने के बाद बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से रात भर सोए भी, और सोने के बाद अगली सुबह वो अपने प्रेमी को साथ लेकर शिमला घूमने भी चली गई। सोचने वाली बात है, ये कोई छोटी बात है? इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे उसमें इतनी हिम्मत आई, कैसे उसका दिल नहीं पसीजा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, और उसने बड़े आराम से ये सब चीज किया और घूमने भी चली गई। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही घटना जो पूरी तरीके से सच है, और रिश्तों की जो सच्चाई है उसको सामने लाने वाली ये घटना है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना है, और विश्वास को तोड़ने वाली ये घटना है। विश्वास जो हम रिश्तों में रखते हैं, कोई भी रिश्ता हो विश्वास की नींव पर चलता है, और पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है जो सिर्फ विश्वास पे ही चलता है। ये तो पूरी तरीके से विश्वास का इन्होंने कत्ल कर दिया, और विश्वास के साथ उस इंसान का भी कत्ल कर दिया गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सोनिया। आज लेकर आई हूं आपके सामने एक ऐसी घटना जो पूरी तरीके से सच है, और हमारे भारत में की ही ये घटना है। हमारे भारत में एक प्रदेश लगता है उत्तर प्रदेश, उसमें एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ में एक क्षेत्र लगता है ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र। उस ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी लगती है इंदिरा नगर कॉलोनी, और उस इंदिरा नगर कॉलोनी में ही एक कॉलोनी है मास्टर कॉलोनी। वहां की ये सच्ची घटना है। एक लड़का है, मर्चेंट नेवी में जो काम करता होता है, वो 24 फरवरी 2025 को सुबह अपने घर आता है। अचानक से आ जाता है सरप्राइज देने के लिए, और वो सोच के आता है कि अगले दिन उसकी बीवी का जन्मदिन होता है, वो सरप्राइज देगा, सब खुश हो जाएंगे। हालांकि सब खुश भी होते हैं घर में, जैसे ही वो पहुंचता है तो खुशी का माहौल भी बन जाता है। और 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी जन्मदिन होता है, इसलिए वो बिना इतला किए एकदम सरप्राइज देने के लिए वो घर पहुंच जाता है। खुशी का माहौल होता है। अगले दिन बीवी का जन्मदिन भी मनाया जाता है धूमधाम से, और 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी जन्मदिन होता है, और वो भी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। सारे रिश्तेदार आते हैं, यार दोस्त आते हैं, जश्न मनाया जाता है, नाच गाना होता है, खूब खुशियां मनाई जाती है। सब हंसी खुशी जो माहौल होता है वो बीत रहा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और वो जो दिन होते हैं उस टाइम पे सारी चीज अच्छे गुजरते हैं। उसके आने के बाद कुछ दिन अच्छा सब कुछ गुजरता है, लेकिन 4 मार्च को 2025 को रात को लगभग 11 बजे के आसपास उस आदमी की पत्नी उसके सीने पर आके बैठ जाती है, और एक तेज धार वाले चाकू से उसके सीने में वार करती है। जैसे ही उसके सीने में वार होता है वह उठ जाता है और चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता, और वो हिलने की कोशिश करता है, वो हिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसके पैर किसी ने पकड़े हुए होते हैं। फिर भी वो कोशिश करता रहता है, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, अपना जोर लगा भी नहीं पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि उसको जो रात का डिनर था, उसका जो रात का खाना था, उसमें एक नशीला कुछ दवाई वगैरह पदार्थ कुछ मिला के खिला दिया गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर का जो बैलेंस था, जो उसकी स्थिति थी, बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो बराबर यही कह रहा था कि मुझे मारो मत, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मैं करूँगा, तुम्हें तलाक चाहिए मैं तलाक भी दूंगा। लेकिन जैसे उन दोनों के सर पे तो खून सवार था, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, और वो लगातार वार करते गए। लगभग 25-30 मिनट तक ये जो पूरी घटनाएं चलती रही। उसके बाद उस आदमी ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद उसकी नब्ज चेक की गई कि वह जिंदा है कि नहीं। जब वो कंफर्म हो गया कि ये मर चुका है, तब उनको तसल्ली मिली। उसके बाद दोनों सोचते हैं कि अब इसकी लाश का करा क्या जाए। तब बड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से कि अब हम इसकी लाश के टुकड़े कर देते हैं, और टुकड़े करके पॉलिथीन में भर के अलग अलग दिशाओं में फेंक आएंगे। वो दोनों लाश को घसीट के बाथरूम में ले जाते हैं, और उसके टुकड़े किए जाते हैं। लगभग 15-16 टुकड़े उसके किए जाते हैं। उसकी बॉडी के अलग अलग, हाथ पैर सर धड़ वगैरह सब कुछ अलग किया जाता है। बाथरूम में ले जाने की वजह से क्या होता है कि जो भी खून उसमें से बॉडी में से निकल रहा होता है वो सब
पानी के रास्ते, नाली के रास्ते उधर से निकलता जाता है। इस वजह से बाथरूम में एक भी खून का निशान धब्बा कहीं पे दिखाई नहीं देता। और वो सारे टुकड़े पॉलीथीन में भर के वो रख लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसका करा क्या जाए। वो बोलता है कि अब हम इन टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों पे फेंक आएंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन वो लड़की होती है, वो बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाना यहाँ से, क्योंकि अगर तुम ऐसे कुछ पॉलीथीन वगैरह लेके या ऐसे टुकड़े लेके निकलोगे तो लोगों को शक हो जाएगा। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मोहल्ले के अंदर में, तुम उनकी गिरफ्त में आ जाओगे, तुम पकड़े जाओगे और मैं भी साथ में पकड़ी जाऊंगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब वो फिर कहता है कि ठीक है, अभी क्या करते हैं, फिलहाल हम सो जाते हैं। रात का टाइम था तो वो सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो मार्केट जाता है, मार्केट से एक ड्रम लेके आता है, सीमेंट लेके आता है, कुछ डस्ट लेके आता है। उसके बाद वो घर आता है। घर आने के बाद उस ड्रम के अंदर उस शव के टुकड़े डाले जाते हैं, फिर सीमेंट डस्ट डाल के उसे जमा दिया जाता है। अब जब वो लाश जम जाती है सीमेंट के अंदर तो वो बड़े इत्मीनान से बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अब उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि अब हम घूमने चले जाते हैं। वो प्लान करते हैं कि हम शिमला चले जाते हैं घूमने के लिए, और ऐसा ही वो करते हैं। और वो जो लड़की थी जो उसके साथ में, जिसने अपने पति का खून किया था, कत्ल किया था, उनकी एक बच्ची भी थी। तब जब वो घूमने जा रहे होते हैं तो वो बच्ची को अपनी माँ के घर पे छोड़ के आती है, कह के कि हम घूमने जा रहे हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा। वो बच्ची वहीं पे छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ घूमने चली जाती है शिमला, मनाली के लिए। और मोहल्ले में भी शोर मचा के जाती है कि हम घूमने जा रहे हैं और हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब वो वापस आती है घूम के 16 मार्च के दिन, फिर वह अपनी मम्मी के पास जाती है, माँ के पास जाती है अपनी बेटी को वापस लेने के लिए। तब उसकी माँ कहती है, क्या बात है बेटा, तू अकेली है, ही दामाद जी क्यों नहीं आए हैं? तो वो कहती है कि उनसे तो मेरी लड़ाई हो चुकी थी, मैं जब घूमने गई थी वहीं पर मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी और वो वहीं से ही चले गए थे। लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम कोई कहानी बना रही हो। उसको कुछ शक होता है तो वो दोबारा उसको पूछती है, 2 बार पूछती है, 4 बार पूछती है, लेकिन वो उसको कोई जवाब उल्टा पुल्टा देने लग जाती है। तो हार के वो खिसिया के गुस्से में ये बोल देती है कि मैंने उसे मार दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही ये माँ सुनती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ये क्या कह रही है। वो फिर दोबारा उससे पूछती है कि तू ये क्या कह रही है, तू पागल हो गई है? वो कहती है, नहीं माँ, मैंने सच में उसे मार दिया है। तब उसकी माँ अपने पति को बुलाती है, कहती है कि देखो जी, ये क्या कह रही है, इससे पूछो इसने क्या किया है। तब उसके पिता आते हैं और पिता पूछते हैं कि क्या बात है, तू, ये तेरी माँ जो कह रही है वो सच है? कहती है, हाँ, जो मैंने किया है वो सच कहा है और जो भी कुछ है ये मैंने किया है। तब उसके पिता बिना देरी किए उसे तुरंत वहीं अपने आसपास का जो सबसे नज़दीकी थाना था, ब्रह्मपुरी क्षेत्र का थाना था, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद पुलिस वालों के सामने उसे पेश करते हैं और कहते हैं कि इसने, मेरी बेटी ने मेरे दामाद का कत्ल किया है, आप इससे पूछो कि सारी बात है क्या, सारी घटना इसने कैसे करी है। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। तब वो बताती है कि मैंने अपने पति का मर्डर कर दिया है। तब वो उसका एड्रेस लेके उसके घर जाते हैं, वहाँ पे छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब दोबारा पूछा जाता है तो कि लाश तो वहाँ पर है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। कहती नहीं, लाश जो है वो घर में ही है, बाथरूम के अंदर एक नीला टब है, ड्रम है, उसके अंदर वो लाश है। तब दोबारा पुलिस जब चेक करती है तो वो नीला ड्रम बाथरूम के अंदर मिलता है। उसे तोड़ा जाता है, उसे जब देखा जाता है तो उसके अंदर लाश के टुकड़े जमे हुए निकलते हैं। जैसे ही वह टुकड़े पुलिस को मिलते हैं तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो टीम होती है वहाँ पर मौजूद होती है। वो आती है, फटाफट उन्हें अपनी कस्टडी में लेती है उस टुकड़ों को और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही खबर अखबारों में, शहर में, मीडिया में फैलती है, आग की तरह फैल जाती है। लोगों में बात शुरू हो जाती है कि ये क्या घटना हुई है, ये कैसे हुआ, कैसे इंसान है जो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन क्या करें, अब जो घटना होनी थी वो तो हो ही चुकी थी। अब सारे टुकड़े कलेक्ट करने के बाद पुलिस ने जांच के लिए भेज दिए हैं। अब देखो उसका रिजल्ट क्या आता है और जो जांच पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन अब जो ये घटना है इसके हम थोड़ा पीछे जाते हैं। एक जो पूरी स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू हुई कहानी और ये इंसान दोनों जो थे वो कौन थे, इसके बारे में भी जानते हैं। अब हम बैकग्राउंड में चलते हैं। जो ये लगभग 2015 की बात है और जो एक लड़का होता है उसका नाम होता है सौरभ राजपूत। जिसका मर्डर किया गया उस लड़के का नाम है सौरभ राजपूत। और जो दूसरी लड़की थी जिसने मर्डर किया, उसकी पत्नी है, उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी।
अब ये दोनों जो होते हैं वहाँ 2015 में इनकी मुलाकात हुई होती है। कैसे हुई होती है? जो सौरभ राजपूत है, उनके पिता का नाम है मुन्ना लाल, वो जो है इंडियन ऑयल के पूर्व कर्मचारी रह चुके थे। उनके 3 बच्चे हैं। उनका एक जो बड़ा बच्चा है उसका नाम बबलू है, दूसरे का नाम सौरभ राजपूत है और तीसरे जो बेटी है उसका नाम है शिवानी। अब 2015 की बात है। सौरभ जब बीटेक कर रहा होता है तो उसके जो कुछ दोस्त होते हैं उसी इलाके में रहने वाले, वहीं पर कोई एक शास्त्री की कोठी के नाम से जगह है, वहां पर वो अक्सर मिलते थे आपस में, वो यार दोस्त आपस में मिला करते थे। और उधर ही पास में कोई दुकान थी जनरल स्टोर टाइप की, वहां पर वो एक लड़की आया करती थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। जब सौरभ ने उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया, उसको उससे प्यार हो गया, उसने उससे बातचीत करनी शुरू करी, तो दोनों में आपस में प्यार हुआ। उसके बाद नंबर एक्सचेंज वगैरह हुए, उनकी बातचीत चलती रही और ये सिलसिला लगभग 6-7-8 महीने के करीब चलता रहा। उसके बाद सौरभ ने अपने घर में बोला कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ और मैं शादी उससे करना चाहता हूँ। और जो लड़की थी उसने भी अपने घर में बोला कि मैं एक लड़के को प्यार करती हूँ, शादी उससे करना चाहती हूँ। लेकिन दोनों के घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों का घर वालों का ये कहना था कि हम अपने बराबरी वालों में ही शादी करेंगे। और उसके बाद वो दोनों नहीं माने, जीने मरने की कसमें खा के उन्होंने बोला कि हम दोनों जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, शादी करेंगे तो हम दोनों ही करेंगे। आखिर जिद के आगे घर वालों ने घुटने टेक दिए और 2016 में उस दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो जो लड़का था उसकी नौकरी लग गई मर्चेंट नेवी के अंदर, लंदन के अंदर। वो लंदन चला गया उसी साल में जब उसकी शादी हुई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में अनबन होनी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और वो साल भर के भीतर ही वापस नौकरी छोड़ के भारत आ गया। यहीं मेरठ में एक दुकान पर नौकरी करने लगा। अब उनके बीच में थोड़ी अनबन वगैरह चलती रही, ऐसे सब चीज़ें चलती रही, सारी चीज़ें होती रहीं। और इस बीच में 2019 में उनकी एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम उन्होंने पीहू रखा और सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। वैसे जो सौरभ था वो अपने माता पिता से अलग रहता था, उनके घर कभी कभी आना जाना होता था, उनसे मिलना जुलना अलग तरीके से। तो वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी बच्ची के साथ में वहीं पर अलग किराए पे मकान लेकर रहता था। 2020 में उसको दोबारा से नौकरी मिलती है लंदन के अंदर, मॉल के अंदर एक नौकरी मिल जाती है। वो वापस लंदन चला जाता है और बीच में एक बार फिर वापस आता है 2023 के टाइम पे। तब वो अपनी पत्नी के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें देखता है। उससे पहले क्या होता है कि जब वो लंदन चला जाता है तो इस बीच में जो उसकी पत्नी होती है मुस्कान रस्तोगी, उसका उसी मोहल्ले में रहने वाले एक सौरभ साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के के साथ में उसका अफेयर शुरू हो जाता है, जो पेशे से सीए है। उसके साथ में उसका अफेयर शुरू हो जाता है। उस लड़के का उसके घर में आना जाना शुरू हो जाता है और वो अवैध तरीके से रहने लग जाते हैं, अवैध तरीके से पति पत्नी के रूप में घर में रहने लग जाते हैं। क्योंकि मुस्कान जो है उसकी जो बच्ची है ज़्यादातर अपनी नानी के यहाँ पे ही रहती थी और वो अकेली रहा करती थी। और सौरभ तो वैसे भी विदेश में था तो वहाँ पे कोई आना जाना किसी का था नहीं, तो उसे बड़ी आसानी से ये सब करने का मौका मिल गया। उसके बाद जब 2023 में वापस सौरभ आया तो उसे इसके जानकारी मिली, उसने अपने पत्नी के मोबाइल में उसकी चैटिंग वगैरह देखी तो उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। तब मुस्कान ने सौरभ को बोला कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन सौरभ नहीं माना, उसने उसे तलाक नहीं दिया और ये बात वहीं की वहीं दब गई। उसके बाद वो चला गया। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा 2025 में आया, उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसको यहाँ तक खींच कर लेके आई है। जब 2025 में सौरभ वापस आया, उसकी ये जो दर्दनाक घटना है, ये मौत हुई, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। उसने अपने प्रेमी के साथ, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया। बड़े ही प्यार का माहौल था, उसे लग रहा था कि सुकून भरा सारा जो पल है, जो माहौल है, बीत रहा है। सौरभ को लगा कि अब कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई भी इस तरीके की घटनाएं नहीं घटेगी। लेकिन जब उसकी पत्नी ने ये घटना करी और ये उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, तब पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। पूरी जगह, हर जगह शोर मचने लगा कि ये कैसा रिश्ता है, किस तरीके का रिश्ता है। और एक बात और, जब इन दोनों ने, यानी उसकी सौरभ की पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया अपने प्रेमी के साथ और सुबह तक वो ड्रम में लाश उन्होंने जमा दी थी, तो ये बात बाद में पता चली कि वो उन्होंने उस ड्रम को हटाने की वहाँ से कोशिश भी करी, ई रिक्शा भी लाए, कुछ मजदूर भी लाए, लेकिन वो जो ड्रम था वहाँ से हिल नहीं पाया। मजदूरों ने कोशिश करी उसे उठाने की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। उसके बाद वो मजदूर वहाँ से चले गए, उन्होंने भी वो ड्रम वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद वो जो उसका प्रेमी था साहिल, वो भी वहाँ से चला गया था। अब
मुस्कान अपने मायके जब गई थी, तब अपनी बच्ची को लेने के लिए जब गई थी, तब ये सारी बातों का खुलासा हुआ था और सारी चीज़ें सामने आई थी। पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि इनकी जाति की वजह से ये सारी जो लड़ाई झगड़े उनके बीच में होते थे, क्योंकि जो सौरभ है वो थोड़ा शेड्यूल कास्ट का माना जा रहा है और जो मुस्कान है वो ऊंची कास्ट की लड़की मानी जा रही है। और शादी के बाद उनके बीच में इसी चीज़ों को लेके डिफरेंसेस होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनके बीच में ये जो मनमुटाव पैदा हुआ और बहुत दूरियां पैदा हो गई और इस बीच में ये सारी घटनाएं हो गई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर जो भी उसको क्या खिलाया गया था, क्या वजह थी, किस वजह हुआ, कितनी वजह हुआ, सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आई। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लोगों में, सोशल मीडिया में बुरी तरीके की बातें चल रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को भी ना दें। ऐसे जो पत्नी देने से या कोई भी ऐसा रिश्ता बांधने से अच्छा तो भगवान हमें अकेला रखे, वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। ये दोस्तों, ये पूरी जो घटना है, पूरा जो घटनाक्रम है, हमें इसको बताने का सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हमेशा जागरूक रहें। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को शर्मिंदा करना भी नहीं है। इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि आप हमेशा सतर्क रहें, अलर्ट रहें और हमेशा ये आसपास होने वाली घटनाओं को देखते रहें। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, ऐसी कोई भी घटना आपको लगती है कि जो अप्रिय है आपके साथ, अपनों के साथ में या आस पड़ोस में, कुछ भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ अप्रिय घटने वाला है, ये हो जाएगा, आप तुरंत पुलिस को कॉल करें और पुलिस के पास जाएं, उनसे सहायता मांगें।